अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये AMU BSc एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है और ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। केमिस्ट्री आपकी जो शुरू हो रही है वो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। तो आप देखेंगे, अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करी है, ये क्या होगा मैडम, अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करी है तो आपको मालूम होगा कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स से ही आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में इसमें स्क्रीनशॉट भी आपको मिलता जाएगा। मेरे जो मैंने नोट्स में पढ़ा है उसमें से ही लगभग आया हुआ, कोई हटके नहीं आया। जो कि हमारा नंबर 26 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का है और यहाँ पे जिंक और आयरन का हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पर ये मेरे यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया है। मैंने कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो इसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का आसान रास्ता है कि वैल्यू सेम रखो और साइन चेंज कर दो। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। जैसे जिंक का है 0.76 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो ये आ जाएगा E नॉट इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट, ये रहेगा। ऐसी जो आयरन का हमारे पास हो जाएगा -Fe, यानी कि आयरन का हो जाएगा 0.41 वोल्ट, ये हमारे पास हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद जो EMF वाला जो फॉर्मूला हमको लगाना है, E सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, E राइट माइनस E लेफ्ट। यहां पे होता है रिडक्शन, ओके, और यहां पे होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसका जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू ज्यादा ये है तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा -0.76 और इसका हो रहा होगा रिडक्शन -0.41। ठीक है, तो -0.41 प्लस 0.76, तो 0.76 और 0.41 ये रहेगा 5, ओके, और हमारे पास रहेगा 3, तो 0.35 वोल्ट, ये इसका आंसर रहेगा एक्चुअल में, और जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा इसके अंदर से। ठीक है, अब देखते हैं अगला। हमारे पास दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलीन इज, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, इसमें ऑप्शन बी रहेगा। इसको सिर्फ याद करने वाली चीज है और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये डिहाइड्रेशन वाला क्वेश्चन है। जब एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेशन हमारा होता है तो उस केस में क्या बनता है, क्योंकि P2O5 जो है हमारा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH और हमारे पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और जब हम इसको हीट करेंगे P2O5 में तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, और हमारे पास ये रहेगा। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। ऐसे हमारे पास अगला है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH और आपका HA। ठीक है, तो इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा वाला हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, चौथा ये है, और पांचवा हमारे पास सिग्मा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां, नौवां, 10वां। तो कितने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। अब यहाँ पे जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपका विटामिन सी है, ये आपका बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर का है, बायो मॉलिक्यूल से लिया गया है ये वाला, इसके अंदर सी रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड इज द विटामिन सी। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास है ये जो अगली रिएक्शन है, ये आपका ये जो अगली रिएक्शन है ये हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। इसमें क्या है, एमाइड ग्रुप गायब हो जाता है। एमाइड ग्रुप जब गायब हो जाता है तो उस केस में हमारे पास क्या बनती है, आपकी प्राइमरी एमीन बनती है। यानी कि ये जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो इसमें क्या बनती है, इसमें होता है प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है और यहां पे ये है हमारे पास NH2, और यहां पे हम लेंगे Br2 और आपका KOH है। तो इसमें क्या, ये एमाइड ग्रुप जो है हमारा यहां से निकल जाएगा, यानी एक कार्बन हमारा कम हो जाएगा
और इसमें प्राइमरी एमीन बन जाएगी हमारे पास NH2। तो हमारे पास ये रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड्स। तो देखो मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें ग्लूकोज, उसका फ्रक्टोज और उसके बाद राइबोज, ये क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज ये आपका ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी कि जो बीटा डी आपका ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो ये अपने आप में क्या है, पॉलीमर है ये वाला, और ये वाला हमारे पास मोनोमर है। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। ये एनसीईआरटी से उठाया गया सीधा सीधा बिल्कुल। उसके बाद देखो ये वाला, मैं लास्ट जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, तो उस क्वेश्चन से आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको देखो इस तरह से क्या करना है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ओके, और इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो हमारे पास ये बनता है O-, और उसके बाद हम जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ये रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है, ये देख लो इधर जो ये वाली रिएक्शन है ये हेलो एल्केन की रिएक्शन है, ये भी मैंने कराई है और मेरे नोट से आई है, और एनसीईआरटी से, या आप ऐसे बोलोगे एनसीईआरटी से आई है। ये वाली जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन नाम है आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोलते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन होती है, हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन जो कि नंबर ए पर है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो जो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन होती है उस केस में अगर मैं कहूं तो उस केस में क्या होता है, आयोडीन एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है ना, और एक होती है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जो श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है उस केस में एल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो यहां पे क्या बन रहा है, मिथाइल फ्लोराइड बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एल्कली मेटल, एल्कली मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन डेंसिटी इज, ये हमको बताना है। तो देखो किसी भी ग्रुप में क्या होता है, नीचे आने पर जो है, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर जो डेंसिटी होती है वो आपकी इंक्रीज करती है। तो होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से डेंसिटी का ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि नीचे आने पर इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि पोटेशियम जो है आपका, ये जो पोटेशियम है ये आपका, इसकी डेंसिटी सोडियम, जो सोडियम उससे कम होती है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और रुबिडियम और उसके बाद सीजियम, ये हमारे पास होता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑप्शन सी इसके अंदर रहेगा। जो ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ट्रांक्विलाइजर, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है ना, क्लोरडाई एजिपोक्साइड। उसके बाद हमारे पास है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर, तो इसमें जो ऑप्शन बी है सेडिराइट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर सल्फर नहीं होता है। कि द एक्सेस ऑफ कॉपर इन लिविंग सिस्टम कैन बी रिमूव्ड बाय इमीन है। तो इसमें क्या है, चिलेशन का काम होता है, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। ये आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको नहीं करना है। इसका ऑप्शन सी रहेगा, डी पेनिसिलियम। डी, मैं आपके से बोल रहा हूं डी, सॉरी, पेनिसिलियम। ये वो कंपाउंड है जिसमें से कॉपर को लिविंग जो सिस्टम है उसमें से रिमूव किया जाता है बाय चिलेशन। ठीक है, इसका चिलेशन किया जाता है, उसके बाद इसमें से रिमूव किया जाता है। उसके बाद है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओलियम। जब मैं नाइट्रेशन करा रहा था एल्कोहल के अंदर, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर, तो वहां पे ओलियम से हमने, सॉरी नाइट्रेशन नहीं बोलना चाहिए, सल्फोनेशन। जब सल्फोनेशन हो रहा था तो मैंने कहा था कि इस तरह से बेंजीन रिंग है और आपका ओलियम होगा, तो ओलियम से हमारे पास सल्फोनेशन हो रहा था SO3H। तो ओलियम का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इस तरह से H2O7, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद है व्हेन ऑर्कल टेक्निक इज यूज्ड टू, हाँ तो इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा इसके अंदर। अब इसके बाद है व्हेन ऑर्कल टेक्निक इज यूज्ड टू रिफाइन द मेटल, उसके बाद इसका जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा जिरकोनियम। क्या होता है? जिरकोनियम होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का जो है एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, ट्रांजिशन मेटल का जो है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। तो इसमें आपको चीजें याद करने वाली है, इसमें ऑप्शन डी जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा जो रहेगा इसके अंदर आंसर रहेगा। आगे देखो, अगला है which of the following metal ion have the same calculated and experimental value of spin magnetic moments। स्पिन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। ये होता है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होगी, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो जिंक 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस में आपका D10 होता है, कितना होता है, D10 होता है। D10 होने की वजह से ये क्या होता है आपका इस तरह से होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके अंदर पेयर्ड होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आउट ऑफ कोर्स आया था, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 1.83, यानी कि VRMS जो है इसकी कितने 1.83 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स ये है। एंड इट्स मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम्डा बोलते हैं वो है 1.78 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इसका कोलिजन नंबर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो कोलिजन देखो इसमें आंसर भी ठीक नहीं है, तो चांसेस है इसका आंसर इसके लिए एमयू या तो आपको सबको जो है इसका आंसर का जो नंबर देगा या किसी को नहीं देगा, या फिर ये हो जाएगा 0 आपका, क्योंकि इसमें इसका आंसर भी हमारा मैच नहीं कर रहा। तो जो कोलिजन नंबर होता है, कोलिजन नंबर वो क्या होता है VRMS अपॉन लैम्डा। तो VRMS होता है 1.83 इंटू 10⁵ अपॉन 1.78 इंटू 10⁻⁵। तो इसको जब कैलकुलेट हम करेंगे, मैं अपने फोन से कर रहा हूं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1.83 और डिवाइड बाय 1.78, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.02 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स ये रहेगा। तो देखो ये वाला हमारे पास कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका हो सकता है कि एमयू आपको नंबर दे दे इस पर या 0 दे दे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड ऑन सॉलिड ऑफ गैस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो ये नंबर 1 डिपेंड करता है लो टेम्परेचर पर, दूसरे डिपेंड करता है हाई प्रेशर पर। लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, और जो क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस, जो गैस के क्रिटिकल कांस्टेंट जैसे ए और बी होते नहीं होते, तो इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, ओके। और जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये 4 चीजें इसको ध्यान रखना। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर हाई किया है। टेम्परेचर अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हाई हो जाएगा, और गैस को कहा है इन्होंने, तो गैस के मामले में क्या होती है कि गैस दूर भागती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इसलिए, ठीक है ना, ये चीजें होती है। तो आपका इसका ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये भी मैंने क्लास में कराया है इस तरह का क्वेश्चन के, जब मैं वांट ऑफ फैक्टर मैंने कराया तो उसमें मैंने बताया कि 0.1 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। Kf ऑफ वाटर इज 1.8 केल्विन kg पर मोल, द सॉल्यूशन विल फ्रीज इट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो डेल्टा TF होता है वो होता है I इंटू KF इंटू M, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो NaCl है वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में मैंने 2 फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं। तो उसमें जब n की वैल्यू 2 रखोगे ना, इसमें और इसमें n की वैल्यू 2 रखोगे, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2। तो हमारे पास 2 इंटू KF हमको दिया हुआ है 1.8 और M दिया हुआ है 0.1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.36, ठीक है, केल्विन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ होता है वो होता है के वो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। अब यह 0.36 इज इक्वल टू, अब वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, ये रहा हमारे पास माइनस। अब टीएफ हमको निकालना है कि कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ठीक है। तो टीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, टीएफ इज इक्वल टू माइनस 36.36 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रहेगा ऑप्शन डी रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर एडियाबेटिकली अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा देन डेल्टा यू इज। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके। तो डेल्टा यू, अब एडियाबेटिकली में क्यू क्या हो जाता है 0, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ओके जी। अब जो डब्ल्यू होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो माइनस, अब जो एडियाबेटिकली में जो अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 इतनी होता है, 1 एटीएम होता है, और ये होता है ऐसे मान लो कि माइनस, आप ऐसे W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1, तो माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका -4, कितना हो जाएगा -4। जो वर्क डन हमारा कितना आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, इसको जब इसमें रखेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा -4 लीटर एटीएम में आएगा, क्योंकि लीटर इसके लिए और एटीएम इसके लिए, तो हमारे पास रहेगा W इज इक्वल टू -4, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। आगे देखो, द प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन C वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो देख लो इधर को कि हमारे पास क्या है कि जीरो ऑर्डर के लिए तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल माइनस KT प्लस A नोट, ये होता है हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इस केस में ये क्या हो, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सॉरी y इज इक्वल, ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस t c, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, A लेंगे और यहाँ पे T ले लेंगे, तो हमारा प्लॉट इस तरह से आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन C इस पर मैच कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant for reaction N2 plus 3H2 arrow to NH3 is K, then the equilibrium constant for the reaction 2N2 plus 3H2। देखो हमारे पास पहली रिएक्शन है N2 plus 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3, तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल ट्वाइस और कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 2N2 plus 6H2 और यहाँ पे रहेगा 4NH3, ओके। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे नोट्स है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हमारे पास K इज इक्वल टू क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल 4, कंसंट्रेशन ऑफ N2 स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल 6, ये हो जाएगा। अब देखो हमें इसको इसके इक्वल करना है, तो हम इसमें अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल 4 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ N2 है N2 और यहाँ कंसंट्रेशन H2 का होल 6। तो देखो ये और ये इक्वल हो गया, तो ये K स्क्वायर हो गया, तो K स्क्वायर का मतलब हमारा ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद इन एन एक्वस एल्कली सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ OH2 गिव, तो इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये HOO माइनस है, इसको OH2 लिखा हुआ है, तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन किया जाता है तो 2OH माइनस हमारा बनता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है कि 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड इज नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 20 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो देखो इस केस में क्या है कि हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब है इक्विवेलेंट मास जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, दोनों का इक्वल होगा तो ही क्या है वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो पाएगा। अब जो इक्विवेलेंट नंबर होता है, इक्विवेलेंट नंबर वो हमारे पास होता है n इंटू बी के इक्वल होता है, सॉरी इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर है, इसमें जो नॉर्मेलिटी दी हुई 0.1 दी हुई इंटू वॉल्यूम हमको जो ml में दिया हुआ है, ml में वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करना तो 0.2 लीटर हो जाएगा, तो 0.2 तो कितना आ जाएगा 0.02,
एक मिनट, ये हमारे पास जब ml में है तो 0.02 लीटर हमारे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर के इक्वल होता है मास अपॉन व्हाट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो हमको जब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आ जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट नंबर। अब यहाँ पे मास हमको दिया हुआ है 0.126 ग्राम और इक्विवेलेंट नंबर हमको दिया 0.002, तो पॉइंट से पॉइंट गायब, तो हमारे पास 63 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा 63। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है सबके सब नोट्स से ही आए, कोई बाहर नहीं आया, और बाकी जो चैप्टर बच गए वो एनसीईआरटी के हैं सबके सब। ओके, थैंक यू वेरी मच।